नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर। आज हम लोग वैसे तो हम लोग की हिंदी की सीरीज़ चल रही थी। हम लोग की जो सीरीज़ चल रही थी वो हिंदी की सीरीज़ चल रही थी, लेकिन आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर पर। फर्स्ट सेमेस्टर पर चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि अप्रैल में संभवतः फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। और उनके सब्जेक्ट्स पे अलग अलग चर्चा करेंगे। पहले मैथ पे, फिर एसएसटी पे और फिर हिंदी पे। हिंदी वहीं से कंप्लीट हो जाएगी जितना मैं वहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, अभी जो डीएलएड का पहले सेमेस्टर का मैथ का जो पहला चैप्टर है जिसमें अंकीय गणनाओं को आपको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से आप अंक की गणना करेंगे, अंकीय मान, स्थानीय में बहुत सारी चीज़ें होती है। वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले चैप्टर को पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। 7 से 8 चैप्टर हैं जो कि लगभग 6 या 5 वीडियो में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो 22 आराम से नंबर आप आ सकते हैं। 20 से लेकर 22 तक नंबर आप आराम से ला सकते हैं। एक बार मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि किस तरीके से पेपर आता है। आपका जो गणित का पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है, जो 1 घंटे का होता है। 25 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का होता है। इसमें 5 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 6 से लेके और 11 तक आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। 1 नंबर का ये भी होता है और 1 नंबर का ये भी होता है। और 12 से लेके 18 तक, 12 से लेके 18 तक ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन हुए, एक एक नंबर के वो हुए, तो टोटल मिला के 25 क्वेश्चन आपके 25 नंबर आपके बनते हैं और 18 क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं, ठीक है। तो 18 नंबर आपके हो गए। और इनमें से क्या होता है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वो भी इनमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ेंगे जिनके लिए आपको बेसिक बहुत अच्छा करना पड़ेगा आपके लिए। तो 2 या 3 क्वेश्चन यानी 4 या 6 नंबर, तब भी आपके 20 से अगर आप मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन गड़बड़ आते हैं तो आपके तब भी 20 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे। और खासकर मैथ से लड़का बहुत डरता है, ठीक है। वो चीज़ हम आपकी खत्म करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और ये भी बताते चलेंगे किस तरीके का या किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो गणित की जब हम लोग शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम इस चीज़ पे बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे क्या आता है, क्या नहीं आता है, कैसे आता है। हम सिर्फ उस कंटेंट पे चर्चा करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस पेपर में उठाए जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। चाहे आप किसी भी गाइड का यूज़ करें वहाँ से भी आपको वही चीज़ मिलेगी और इस चैनल से भी आपको वही चीज़ मिलने वाली है। तो अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो उन चीज़ों को समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला टर्म जो 1 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 1 नंबर के, उनमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो आपसे स्थानीय मान पूछता है, स्थानीय मान पूछेगा, और एक आपसे पूछता है अंकीय मान, अंकीय मान, ठीक है। एक बेस वैल्यू पूछता है, एक फेस वैल्यू पूछता है, ठीक है। तो स्थानीय मान हम लोग बचपने से पढ़ते चले आ रहे हैं। अंकीय मान हमने कभी कभी होता है, कभी कभार हम नया सुन लेते हैं, ठीक है। तो अंकीय मान में आपको याद रखना है हर अंक का अंकीय मान वही अंक होता है, ये आपको याद रखना है। हर अंकीय मान का जो अंक होता है वही उसका अंकीय मान होता है। जैसे मान लेते हैं 123 में 2 का उसने कहा अंकीय मान निकालो, तो 2 का अंकीय मान 2 ही होगा, 3 का अंकीय मान 3 ही होगा, 1 का अंकीय मान 1 ही होगा, ठीक है। तो ये तो अंकीय मान का हो गया जो आपसे पूछ सकता है पेपर में। मैं सिर्फ उन चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में, ठीक है। तो एक तो चीज़ आपको ये पता चल गई कि अंकीय मान क्या है, उसी अंक पर वो मान जो है वही अंकीय मान है, ठीक है। जैसे अभी हमने लिखा, जैसे लिख लिया हम 4 3 6 2, और वो आपसे पूछे कि 3 का आपको अंकीय मान बताना है, तो 3 का अंकीय मान क्या होगा, 3 का अंकीय मान 3 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्थानीय मान पे। स्थानीय मान में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्थानीय मान की संख्या, जिस संख्या का, वो यहाँ पर तो अंक का मान पूछता है लेकिन यहाँ पर वो स्थान का मान पूछ रहा है, उस स्थान का मान कितना होगा, ठीक है। तो स्थान का मान पता करने के लिए जैसे मान लेते हैं वो आपसे एक नंबर देता है, वो आपको नंबर दिया 1 2 3 4 5,
और आपसे पूछता है कि उसमें आप 3 का 4 का या किसी भी एक नंबर का आप अंकीय मान स्थानीय मान बताइए। तो पहली बात तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि आपको सॉल्व ऐसे करने हैं क्वेश्चन जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हो। आप ये वो तरीके नहीं लगा सकते हो जो आप कंपटीशन में यूज़ करते हो, जो आप शॉर्ट मेथड्स में यूज़ करते हो। उन तरीकों को लगाओगे नंबर कट जाएंगे, नहीं आएंगे नंबर, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि वो चीज़ मैं देख चुका हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं वो उसने ये नंबर दिया और आपसे एक नंबर में पूछा 6 से लेके जो 11 क्वेश्चन होते हैं कि इनका में से आपको 3 और 4 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है। तो 3 और 4 का स्थानीय मान के लिए पहले आप क्या लिखेंगे, अभी आपको 1 और 2 या 3 समझना है। 3 का स्थानीय मान आप ऐसे ले जाएंगे, ऐसे 2 अंक लेंगे, तो एक ऐसे बचपन में नहीं सिखाया जाता था ऐसे करके ऐसे ले जाना। तो हमको क्या करना है, उसके पीछे का अंक देख लेना है। उसके पीछे का अंक देख लिया हमने 1, तो 1 0 लगा दिया और वही अंक लिख दिया। 1 0 लगा दिया और वही अंक लिख दिया, मतलब 4 का स्थानीय मान यहाँ पर 40 है। और इसके लिए जब 3 के लिए किया तो हम लोग ने क्या किया, अंक इसके पीछे के अंक गिन लिए। इसके पीछे के अंक कितने हैं, 2 हैं इसके पीछे के अंक, तो हमने 2 0 लगाए और 3 लिख दिया। कहने का मतलब है इस 3 का अंक स्थानीय मान 300 है यहाँ पे, और इस 4 का अंकीय मान यहाँ पर 4 है। अगर वो आपसे 5 का पूछता तो केवल 5, क्यों, क्योंकि इसके पीछे कोई संख्या है ही नहीं। अगर वो आपसे 2 का पूछता, तो 1 2 3 अंक हैं, तो आप क्या करते, एक लंबी लाइन ड्रॉ करते और ऐसे लिखते हैं 2 और 3 जीरो उसके पीछे आप लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ कि वो अंकीय मान आपसे पूछेगा और स्थानीय मान आपसे पूछेगा। अब वो किस तरीके से सवाल पूछ सकता है, थोड़ा सा ये देख लीजिए। एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, जैसे उसने लिखा, एक नंबर में क्वेश्चन जो आपसे पूछता है 2 3 5 7 ऐसे नंबर लिखा, और उसने कहा कि 5 के स्थानीय मान एवं अंकीय मान का, एक ही में लिख देता हूं, योग भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है। क्या भैया, योग भी पूछ सकता है और अंतर भी पूछ सकता है। उसने नंबर सवाल दिया आपको इससे रिलेटेड कि 2 3 4 5 7 में आपको क्या करना है, उसके स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर और योग दोनों निकालना है, ठीक है। वैसे तो एक ही चीज पूछेगा, या तो योग पूछेगा या तो अंतर पूछेगा। मैंने आपको बताने के लिए दोनों लिख दिए। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालना है। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, स्थानीय मान हमेशा ज्यादा होगा, तो हमेशा स्थानीय मान से ही अंकीय मान घटाया या जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 5 के पीछे कितना है, 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्थानीय मान है वो 50 है, और अंकीय मान क्या होगा, इसका अंकीय मान 5 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया था कि अंक का ही अंकीय मान होता है, जो अंकीय मान अंक है वही उसका अंकीय मान भी है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपसे योग पूछा है, आप इसे लिखेंगे योग में क्या लिखेंगे, स्थानीय मान माइनस अंकीय मान, और यहाँ पे लिख देंगे 50, और यहाँ पे लिख देंगे 5, और यहाँ पे लिख देंगे आप 45, ठीक है। इसी तरीके से जब योग करेंगे, सॉरी हमने अंतर निकाल दिया, तो अंतर लिख लीजिए यहाँ पे, अंतर लिख लीजिए, ठीक है। तो अंतर हो गया। अब इसी चीज का अगर हम योग निकालेंगे, तो योग हम किस तरीके से निकालेंगे, योग में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो योग हमारा 55 आ जाएगा। लेकिन लगाना आपको इसी तरीके से, इस तरीके से डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, वरना आपका एक नंबर में आधा नंबर काट लेगा। क्योंकि देखिए डीएलएड में क्या होता है, वो आपको ये टीचर चेक करने वाला कॉपी ये चेक करता है कि आप एक अध्यापक होने वाले हैं, और अध्यापक होने के साथ साथ आपके पास ये जिम्मेदारी आती है कि सामने वाले को आप समझाएंगे कैसे। इस तरीके से अगर आप समझाएंगे तो ये पूरे डाटा बना करके तो कंफर्म है आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आपने डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया 55 है, या 55 नहीं 45 है, तो आपके नंबर कट जाएंगे। स्थानीय मान से यही 2 तरीके के सवाल आते हैं, या तो वो अंकीय मान स्थानीय मान पूछेगा, या तो अंकीय मान और स्थानीय मान में वो आपसे अंतर पूछेगा, ठीक है। या तो अंकीय मान में आपसे अंक पूछ सकता है या स्थानीय। और एक चीज याद रखना, शून्य का कोई भी स्थानीय मान नहीं होता, शून्य बराबर शून्य ही होता है। अंकीय मान स्थानीय मान सब कुछ इसका शून्य ही होता है, ठीक है। मान लो इस तरीके से आपसे लिख दे 1 2 3 4,
और यहाँ पे कहीं जीरो लगा है, तो ये मत कर देना कि पीछे एक जीरो लगा है तो इसका क्या हो गया, 2 जीरो हो गया ये स्थानीय मान। या फिर यहाँ पे उसने जीरो लिख दिया है तो आप क्या करोगे, 1 2 3, तो 3 जीरो लगाने के बाद में आप जीरो लगाओ तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 4 जीरो। ऐसा नहीं है, जीरो का हमेशा स्थानीय मान जीरो ही रहता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य ही होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, अब आपसे क्या 2 चीजें पूछी जा सकती हैं, उसके बाद में आपसे 2 चीजें और पूछी जा सकती हैं जो 1 नंबर में आपसे ऑप्शनल में पूछी जाएंगी और 2 नंबर में आपसे, 2 नंबर में तो नहीं, 1 नंबर में जरूर आपसे पूछ ली जाती है। तो शुरुआत के 5 क्वेश्चन होते हैं। एक तो अनुवर्ती पूछ लेता है, अनुवर्ती, और एक पूछ लेता है पूर्ववर्ती। एक आपसे अनुवर्ती पूछेगा, एक आपसे पूर्ववर्ती पूछेगा, ठीक है। और अभी क्या है कि अगर यही सवाल वो 2 नंबर में पूछ लेता है तो कैसे पूछता है, अनुवर्ती की पूर्ववर्ती बताओ। जैसे उसने कहा, पहले हम जरा अनुवर्ती देख लेते हैं। अनुवर्ती पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब ये होता है पहले, पूर्व का मतलब पहले, तो पहले आने वाली संख्या। मान लेते हैं 50 की अनुवर्ती संख्या, तो 50 की अनु मतलब आगे, तो 50 में क्या है, 1 जोड़ दो तो 51 हो गई उसकी अनुवर्ती। और इसी की अगर पूर्ववर्ती पूछे तो -1 कर दो तो ये 49 क्या हो गई, इसकी पूर्ववर्ती। अब अगर वो आपसे पूछे कि 49 के अनुवर्ती की अनुवर्ती बताओ, ये 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे। ये पूछा भी गया 2018 या 19 के सवाल कोई पेपर में कि 49 की अनुवर्ती बताओ, तो 49 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 51। या वो आपसे पूछ सकता है 49 के अनुवर्ती की पूर्ववर्ती बताओ, तो 49 के अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या भी 49 ही होगी, क्योंकि अनुवर्ती 49 का अनुवर्ती तो 50 हो गया, ठीक है, और उसका पूर्ववर्ती तो वो 50 का पूर्ववर्ती फिर 49 हो गया। तो इस तरीके से वो आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है जिससे आप गलती करो और आपके नंबर कट जाए। बहुत आसान तरीके से ये सवाल आते हैं, आपको ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल सी बातें समझनी है कि होता क्या। इसी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे, आप अभी प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या यही सवाल आते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, परिभाषा भी पूछ सकता है और संख्याएं भी पूछ सकता है। तो जब भी आपसे पूछे प्राकृत संख्या क्या हो सकती है, क्या होती है, तो आपको लिखना क्या है, जिन्हें गिनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जिन्हें गिनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनमें आपका 1 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है, इनमें आपका 1 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो आपके पेपर में ही पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपसे वो पूछ सकता है, प्राकृत के बाद में पूर्ण संख्याएं पूछ सकता है। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या ये होती है कि इसकी डेफिनेशन को ऐसे हम लोग लिखते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ देने पर संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है, मतलब कहने का मतलब है, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग w से लिखते हैं, इसको हम लोग n से लिखते हैं और इसको हम लोग w से लिखते हैं ना, क्योंकि n से इसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, और w से इसको इसे लिख सकते हैं, इसको होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ऐसे आप लिख सकते हो कि n प्लस 0 बराबर w, n प्लस 0 बराबर w। कहने का मतलब क्या है कि अगर n में आप 0 जोड़ देंगे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद आपसे वो क्या पूछ सकता है, ये जो परिभाषाएं हैं जो आपको ये एक नंबर के जो 6 से लेकर 11 तक क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछेगा।
ठीक है। इसके बाद आपको क्या, इसके बाद जब आप ये वीडियो को पूरा देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद में जब आप क्वेश्चंस को लगाएं तो बहुत आसानी से आपसे लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कोरोना के चलते हुए बहुत सारी क्लासेस नहीं हो पाई, बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाए, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये एक चीज़ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। क्या भैया, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक का मतलब क्या है कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो धनात्मक हो और चाहे वो ऋणात्मक हो, दोनों ही पूर्णांक की श्रेणी में आती हैं। जैसे -3, -2, -1, 1/2 या 1/4 या इस तरीके से 5, 7, इस तरीके से सारी संख्याएं चाहे वो ऋणात्मक में हो चाहे वो धनात्मक में हो, काहे में आती हैं? पूर्णांक में आती हैं। तो पूर्णांक में ऋणात्मक भी आ रही है, धनात्मक भी आ रही है, इसलिए पूछ लेते हैं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बारे में बहुत बढ़िया से डिफिनेशन पूछता है, हर दूसरे मतलब पहले दूसरे हर दूसरे साल इस चीज को वो जिक्र करता है। वो है आपकी परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा भी पूछता है और परिमेय संख्याओं को कभी कभार बीच की परिमेय संख्या भी आपसे पूछ लेता है कि इसके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना होगा परिमेय संख्या के लिए? देखो, एक तो सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जिन्हें हम P/Q में लिख सके वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और Q ≠ 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? Q 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिन्हें हम P/Q में लिख सकते हैं और Q 0 ना हो तो वो परिमेय संख्या है हमारी। जैसे -5, -2, उसके बाद में 1/2, 1/4, 1/7, कुछ भी संख्याएं आप ले लीजिए, जिनके बटे में एक अपने आप लिख सकते हो, तो ये P/Q में अपने आप आ जाएंगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम P/Q में लिख सकते हैं और Q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे भैया? उन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। एक इसी में परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है और कि भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न में हमको याद रखना है, भिन्न कौन, जैसे उसको P/Q में डिनोट करते थे, इसको हम W/N में करेंगे, W/N में। और W में कौन सी संख्याएं आती है? 0 से 9। और N में कौन सी संख्याएं आती है? 1 से 9। यहां पर भी 0 नहीं होगा, बटे में 0 नहीं होगा। अगर बटे में 0 हो जाएगा तो वैल्यू इनफाइनाइट चली जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या देखना है हम लोगों को? अब एक परिभाषा आपसे पूछ देता है, सम, विषम। सम और विषम। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये सब जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आती हो तो उनको बहुत ही थोड़ा सा बेकार सा लग रहा हो, तो ऐसी बात ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर में यही आने वाला है, आपके यही पूछा जाता है, यही आता है और इसी पर आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मजबूरन इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सम और विषम, ठीक है। सम और विषम में क्या है? ये गणित का जो है फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, और उसका पहला ही चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है नंबर्स, ठीक है। नंबर्स, ठीक है, संख्याएं क्या होती हैं, कौन सी संख्या होती है। सम क्या है? जिन्हें हम 2 से विभाजित, जिन्हें हम 2 से विभाजित या ऐसे लिख लो या काट सकते हैं। काट सकने का मतलब कुछ और ना समझ लेना, ठीक है। विभाजित कर सकते हैं या काट सकते हैं, ठीक है। तो वो संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं? सम संख्याएं हो जाती हैं। और जिन्हें हम 2 से नहीं काटा जा सकता, नहीं काटा जा सकता, तो वो क्या हो जाती हैं? विषम हो जाती है हमारी। जैसे जो काटी जा सकती है वो है 2, 4, 6, 8, 0, कोई भी ले लो,
ठीक है। या फिर 2 की विभाज्यता का नियम ये यही कहता है कि जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आता है वो सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। और जिन्हें नहीं काटा जा सकता 3, 5, 7, 9, 11, 13 कोई भी संख्या ले लो, वो सारी संख्याएं आप 2 से नहीं काट सकते हो, वो विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और आपसे पूछ लेता है कभी कभार आपसे पूछेगा, और कभी कभार क्या अक्सर इसकी या तो परिभाषा या एग्जाम्पल कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछेगा कि सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर बोलते हैं इनको। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो आपको याद रखना है जिन 2 संख्याओं का मासा, क्या मासा, महत्तम समापवर्तक HCF, ठीक है। HCF क्या हो? 1 हो। HCF क्या हो? 1 हो, वह संख्याएं वह सह अभाज्य कहलाती है, सह अभाज्य कहलाती है। जैसे के लिए आप 3, 4, 5, 6 कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हो जिनका जो आपका मासा है वो 1 हो। इन दोनों का आप मासा निकालोगे 1 आएगा, इन दोनों का मासा निकालोगे 1 आएगा। कहने का मतलब कोई भी ऐसी संख्या ले लो जो एक दूसरे से कटती ही ना हो। 3 4 से नहीं कटता, 4 3 से नहीं कटता, 5 6 से नहीं कटता, 6 5 से नहीं कटता। तो इसका मतलब है कि ये संख्याएं क्या हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब सह अभाज्य संख्याएं हैं। बात समझ में आई? ठीक है। एक चीज और बढ़ जाती है जो पूछ लेता है पेपर में आपसे, 1 नंबर में भी पूछ लेता है और कभी कभार दिन अच्छा होता है तो 2 नंबर में पूछ लेता है। विभाज्यता, क्या भैया? विभाज्यता। और वो अक्सर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 इनसे संख्याएं बहुत जल्दी पूछ लेता है। जैसे आपको कोई एक नंबर दे देगा, वो जैसे नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 और पूछा कि ये संख्या क्या, कि ऑप्शन देगा 4 आपको, किन संख्याओं से विभाजित हो रही है, ये संख्या किन संख्या से विभाजित हो रही है, 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। या फिर कभी कभार ऐसे दे देता है कि क्या ये 6 से विभाजित है, क्या ये 5 से विभाजित है, तो चेक करना पड़ता है। तो पहले चेक करेंगे कि क्या ये 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित पता करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो 2 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं, पहले हम लिख देते हैं, 2 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका अंत सब में लास्ट टर्म ही आएगा, लास्ट टर्म मतलब अंतिम अंक, ठीक, जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 और 8 जिनके लास्ट में ये संख्या लिखी है, इसका मतलब है कि उसका अंतिम अंक अगर 0 2 4 6 8 है तो इसका मतलब है वो 2 से कट जाएगी, इसका मतलब है वो 2 से कट जाएगी। 3 के लिए चेक कर लेते हैं, संख्या का योग 3 से कट जाए, संख्या का योग का हो गया 3 से कट जाए, संख्या का योग 3 से कट जाए। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें जैसे संख्या लिखी 1 2 3 4, तो 4 आ गया अंत में तो ये 2 से कट जाएगी, 6 आ जाता तो 2 से कट जाती, कोई भी संख्या। अब इसको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 के बजाय 3 लिखा होता, 5 7 9 और यहाँ पे कहीं 0 लिख देता तो इसका मतलब है ये 2 से कट जाएगी। ये पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। उसी तरीके से कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया संख्या का योग यदि 3 से कट जाए, जैसे हमने संख्या लिखी 143 तो हमको चेक करना है क्या ये कटेगी। तो हमने देखा 4 3 7 1 8, इसका योग कितना आ रहा है 8, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी क्योंकि 8 3 से नहीं कटता है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 3 की जगह 4 तो क्या हो जाएगा 4 4 8 9, अब 9 आ गया, तो 9 आ गया इसका मतलब 3 से कट जाएगी, इतना मानो काट के देख लो, ठीक है, क्योंकि 4 3 12 2 बचा 24, 3 8 24 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आपका आता है 4 क्या है, 4 ये 2 का स्क्वायर है,
4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, देखो 2 लग गया पावर में, तो इसका मतलब है 2 अंक अगर कट जाए, जैसे कोई संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 78 को चेक करो, कटता है तो ठीक है, नहीं कटता, जैसे 78 को चेक किया 3 बचेगा, 38 हुआ नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 4, अब ये 2 अंक कट जाएंगे लास्ट के, 4 2 8 4 1 1000, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब हमको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट रही है, 4 से कट रही है, तो इस तरीके से हमको चेक करने में आसानी हो जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दिया हो। उसके बाद 5 से तो हमको पता है 0 और 5 अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक जो है 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। 6 से कटने के लिए आपको पता है कि 2 गुणे 3 होता है, किसी भी संख्या को 2 और 3 दोनों से काट के देख लो, अगर वो दोनों से कट रही है तो 6 से कंफर्म कट जाएगी, ठीक है। जैसे 12 को आप 2 से भी काटो तब भी कटेगा, 3 से काटो तब भी कटेगा, इसका मतलब 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 2 से भी कट जाएंगी, जो संख्या 3 से भी कट जाएंगी, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे 2 और 3 से कटने वाली, ठीक है। उसके बाद 8 क्या होता है, 2 का पावर 3 होता है, 8 क्या होता है भैया, 2 का पावर 3, इसका मतलब अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर किसी संख्या के कट रहे हैं 8 से, तो वो संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद 9 पे आते हैं। 9 पे देखने के लिए 9 का मतलब होता है 3 × 3, इसका मतलब जो 3 में प्रॉपर्टी लगती है वही 9 में भी लग जाएगी। इसका मतलब या तो इसका अंक जोड़ दो और 9 से काट दो, अंकों का योग 9 से कट जाए, योग 9 से कट जाए। अगर योग 9 से कट रहा है तो इसका मतलब है कि वो संख्या भी 9 से कट जाएगी, ठीक है। 11 को ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, 2 हो गया होगा। ये इसलिए बताया क्योंकि ये 1 नंबर और 2 नंबर में कभी कभार अक्सर पूछे जाते हैं, ये संख्या किससे कट रही है, संख्या किससे नहीं कट रही, ठीक है। 11 को चेक कर लेते हैं। 11 को जब हम चेक करेंगे तो हमको जैसे हमने लिखा ABCDEF, कोई भी एक नंबर लिख लिया हमने ABCDEF, ठीक है। ये नंबर लिखा है, गणित का नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर, इवन माइनस ऑड, और अगर ये 0 या 11 आ जाता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। कहने का मतलब है कि सम संख्या, सम स्थान माइनस विषम स्थान बराबर 0 या 11, तो सम स्थान पे 1, विषम स्थान पे 1 3 और तुम्हारा आता है 1 3 5, तो ये 1 3 5 पे है, तो A C और E, और माइनस इससे कर देंगे हम लोग दूसरा और ये 2 4 6 अंक वाले, तो B D और F, और अगर इन दोनों का योग 0 या 11 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो अंक 11 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम 121 को ले लेते हैं, तो इन दोनों का योग करो तो 2 आएगा और इसका करोगे -2 बराबर 0, अगर 0 आ गया इसका मतलब ये अंक कट जाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं 13 31 को लिया 1 3 4 1 3 4 4 -4 = 0, काम खत्म। ये आपके पहले चैप्टर की पूरा का पूरा डिटेल था, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कहने का मतलब है कि पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे वो हमने सारे आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे कि दूसरे चैप्टर में क्या क्या हो सकते हैं। आपका काम बस इतना है कि यदि आपका कोई बड़ा छोटा कोई भी हो जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहा हो, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो अभी कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहा था, तो DLED वालों से ज़्यादा संपर्क है नहीं मेरा, लेकिन कुछ लोगों के कहने पे मैंने उस चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, तो आप लोग उन तक ये वीडियो पहुँचा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आगे वीडियो आपके लिए बनते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।